हाय, मैं दक्षिण कोरियाई उत्तरजीविता नाटक स्क्विड गेम के 7वें और 8वें एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे वीआईपी और फ्रंटमैन स्पीकर कहा जाता है। आगे देखें और ध्यान रखें, अंतिम एपिसोड एनम और अली मरने के साथ समाप्त हुआ। क्रमशः गियुन और सेंग वू के खिलाफ खेलते हुए अली को कर्मचारियों द्वारा एक ताबूत में डाल दिया जाता है, जबकि खेल जीतने वाले खिलाड़ियों को कमरे में वापस ले जाया जाता है। डायोक्सु पहले कमरे में चलता है और मेन्यो को शांति से अपने बिस्तर पर आराम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होता है। वो मजाक करती है उसके बारे में और गर्व है कि उसे खेल नहीं खेलना पड़ा क्योंकि उसे एक साथी नहीं मिला। खेल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निष्पक्ष होना है, क्योंकि डॉक्टर की मृत्यु का कारण उसे एक साथी नहीं मिला। मिग्नो को बख्शा गया था। अब दूसरे कमरे में केवल 17 खिलाड़ी जीवित हैं। ओवसिया को वीआईपी का फोन आता है कि वे कॉल के बाद आने वाले हैं। ओवसिया को उसकी बंदूक मिलती है और जूनो को बाहर आने के लिए कहता है। रिसीवर पर फोन को पीछे की ओर घुमाते हुए अपनी उपस्थिति देते हुए ओवसिया घुसपैठिए की तलाश में कमरे के चारों ओर जाता है, लेकिन उसकी खोज के बीच में एक कॉल आता है। उसके कर्मचारियों को द्वीप के उत्तरी तट पर एक शव मिला है। जब वो छोड़ देता है, हम देखते हैं वो जून हो अलमारियों के पीछे छिपा है। इस बीच सभी खिलाड़ी पिछले गेम के कारण व्यथित हैं। वे सभी किसी की मौत के लिए जिम्मेदार बन गए हैं। वे वू संग के करीब थे, लेकिन गियुन को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने के लिए कहता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी केवल एक अजनबी था जिसे वो कुछ दिनों से जानता था कि खिलाड़ियों में से एक अपनी पत्नी के साथ सुविधा के लिए आया था। दोनों आखिरी गेम में एक साथ थे और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी क्योंकि वो नियंत्रण खो देता है और सभी को इसे रोकने के लिए कहता है। पिछले 2 गेम सारेंजी वू के खिलाफ वोट करके पागलपन का विरोध करता है और तर्क देता है कि पैसा हर किसी के जीवन के लायक है जो मर गया और वे इसे अब नहीं दे सकते हैं। वो आदमी से यह भी कहता है कि अगर वो इतना दोषी महसूस करता है तो वो अपनी पत्नी के स्थान पर मर सकता था। सेनवू पहले ही अली को मरने के लिए छल कर अपना क्रूर पक्ष दिखा चुका है, लेकिन अब गियुन को एहसास होने लगा है कि उसका दोस्त कितना लालची है। ओवसिया उस व्यक्ति के शरीर को देखने जाता है, जून हो, जिसे समुद्र में फेंका गया था जब वो पहली बार द्वीप पर आया। उन्होंने उस आदमी की जेब में जून हो की आईडी ढूंढी और मान लिया कि वो पुलिस अधिकारी है, लेकिन ओवसिया का व्यवहार बदल जाता है जब वो आईडी देखता है। तभी उसे यह कहते हुए एक कॉल आती है कि वीआईपी आ गए हैं। ओवसिया जल्दी से जाता है अपने बॉस से मिले, जो मुख्य आदमी है और खेलों का आयोजक है। वो अपना सुनहरा चकाचौंध वाला पशु मुखौटा उतारता है और ओवसिया से वीआईपी प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनका स्वागत करने वाला नहीं बनना चाहता है। वीआईपी कुछ बन जाते हैं अमीर विदेशी जो खिलाड़ियों पर दांव लगाते हैं। वे वैसे ही जीते हैं जैसे लोग घोड़ों के साथ करते हैं। उन्हें ओवसिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो आयोजक की ओर से माफी मांगता है और उन्हें अपने विशेष लाउंज में ले जाता है। इस बीच कमरा नंबर ओ, जिस आदमी की पत्नी की मृत्यु हुई है, वो असहनीय अपराध बोध से भरा हुआ है। वो रात में सोता है। वो उसे मरने के लिए कहता है और उसके गले में चादर बांधता है। आदमी अंत में चारपाई से खुद को लटका लेता है। वीआईपी में से एक यह देखता है निगरानी फुटेज में और नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने उस आदमी पर $1 मिलियन का दांव लगाया था। अन्य लोग यह दिखाते हुए हंसते हैं कि पैसा उनकी समस्याओं में से कम है और वे मजे के लिए ऐसा करते हैं। जून हो एक वेटर का अपहरण करता है जिसे पे के साथ वीआईपी की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। वह अपने कपड़े बदलता है और खुद को वेटर के रूप में प्रदर्शन करता है। उसे मारने के बाद वो अपने सेल फोन को अपनी आस्तीन पर रखता है ताकि वो जो कुछ भी देखता है उसे रिकॉर्ड कर सके। इस बीच खिलाड़ी अलार्म से जाग जाते हैं और एक ताबूत को अंदर लाते हुए देखते हैं। वे अंत में देखते हैं कि आदमी के पास है। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, उन्हें 5वें गेम के लिए बुलाया जाता है। वीआईपी खिलाड़ियों को देखते हुए और यह तय करते हुए कि उन्हें कौन चाहिए, बेट ऑन जून हो जगह में प्रवेश करता है और एक विकृत वीआईपी की नजर उस पर पड़ती है। वो जून हो को पास बुलाता है और उसे पास रहने के लिए कहता है। इस बार खिलाड़ियों को फिर से खाली सफेद कमरे में लाया जाता है, लेकिन इस बार उनके सामने 16 पुतले रखे गए हैं। प्रत्येक को एक नंबर पहनने के लिए कहा जाता है। उन्हें बेतरतीब ढंग से एक चुनने के लिए कहा जाता है।
हर कोई बीच वाले के लिए जाने की कोशिश करता है क्योंकि आगे या पीछे होना जोखिम भरा होता है। इससे पहले कि गेम केवल पहले और आखिरी वाले को छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो पहले जाता है तो उसके पास हो सकता है अधिक समय बचा है और जीतने का एक बेहतर मौका वो पहली बार लेने वाला है जब कोई अन्य खिलाड़ी उससे पूछता है कि क्या वो इसे ले सकता है। इसके बजाय गियून स्वीकार करता है और बहुत आखिरी लेता है तो उन्हें उस स्थान पर लाया जाता है जहां वे खेल खेलेंगे। इसमें कांच के कई पैनलों से बना एक पुल है जिसे वे पार करने वाले हैं, लेकिन कुछ कांच टैम्पर्ड हैं, इसलिए यह टूट जाएगा जब खिलाड़ी उस पर कदम रखता है, जिससे व्यक्ति उनकी मृत्यु के लिए गिर जाता है। वो व्यक्ति जिसने प्राथमिकी ली थी पहले स्थान को पहले जाना है और इसलिए जीतने की बहुत कम संभावना है कि व्यक्ति पहले अपने भाग्य को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन अपनी दूसरी छलांग के साथ अपने कयामत में गिर जाता है। इसी तरह दूसरा आदमी पहले कुछ चश्मे पर जल्दी से कूदता है लेकिन अंत में कुछ के बाद गिर जाता है। समय आगे बढ़ने के लिए पुजारी की बारी है। वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उसके पीछे के लोगों को नाराज करने के बजाय उसके पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय खुद को गिलास से गिर जाता है। पुजारी उसे बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे धक्का दिया जाए। उसके पीछे वाले व्यक्ति से वो घबराया हुआ है क्योंकि उन्हें पार करने में बहुत समय लग रहा है, जिसके कारण वो समय पर वहां नहीं पहुंच सकता है। अंत में डियोक्सु गिरने से पहले वाला व्यक्ति उसे सामने छोड़ देता है। डियोक्सु हिलने से भी डरता है आगे खुद तो वो अपने पीछे अपने मंत्री को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन यह कहते हुए सहमत नहीं है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। इस बीच वीआईपी जो जूनहो अब आकर्षित होता है उसे उसके बगल में बैठने के लिए कहता है। वो जूनहो के साथ फ्लर्ट करता है और उसे मास्क उतारने के लिए कहता है। जूनो जानता है कि क्या वो इसे हटा देता है उसका रहस्य उजागर हो जाएगा, लेकिन वीआईपी बिना किसी रास्ते के जोर देकर कहता है कि वो उस आदमी को दूसरे कमरे में आने के लिए कहता है जहां उनके पास कुछ गोपनीयता हो सकती है। आदमी पूरी तरह से खेल को अनदेखा करता है और जूनहो के साथ दूसरे कमरे में जाता है। फिर वो अपना वस्त्र उतार देता है और जूनहो के सामने नग्न खड़ा होता है। उससे यौन संबंधों की अपेक्षा करता है। जूनहो हालांकि उसकी बंदूक बाहर निकलती है और आदमी को धमकी देती है अपना मुखौटा उतारने के लिए। वो एक धनी मध्यम आयु वर्ग का अमेरिकी आदमी बन जाता है। जूनहोस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है जो उस आदमी को खेल के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे प्रकट करने के लिए कहता है। मिग्नो ग्लास से डियोक्सी के मिनियन को धक्का देता है और उसकी जगह लेता है और उसके सामने जाने के लिए सहमत होने से पहले डियोक्सी एक दूसरे का अपमान करती है। वो नहीं चाहती कि वो अपना समय बर्बाद करे क्योंकि केवल 3 मिनट बचे हैं। वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और अपने गिलास पर कदम रखती है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय एक तंग छेद लेती है। उसका मिग्नो डियोक्सु को याद दिलाता है कि जब उसने उसे मारने की धमकी दी थी, अगर उसने कभी उसे धोखा दिया तो उसे उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कांच पर बहुत अधिक आंदोलन नहीं कर सकता है। अंत में वो जानबूझकर पुल से गिर जाती है और अब उसके साथ डायोक्सु ले रही है। अंत में केवल 4 खिलाड़ी बचे हैं। फिर साइब्याक सेंग और सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी है जो 30 साल के अनुभव के साथ एक ग्लासमेकर होने का दावा करता है। वो आदमी 2 प्रकार के कांच के बीच का अंतर बता सकता है। प्रकाश उनमें से परावर्तित हो जाता है। वो समूह को जीत के करीब ले जाते हुए पहले कुछ चश्मे आसानी से पास करता है, लेकिन वीआईपी को एहसास होता है कि वह चश्मे को अलग बता सकता है और ओवरसीयर लाइट बंद कर देता है। वो अब आखिरी गिलास पर है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि कौन सा टैम्पर्ड है। वो बहुत अधिक समय लेता है। सांगवू मामले को अपने हाथों में लेता है और आदमी को उसके सामने गिलास में धकेलता है। कांच टूट जाता है और सेंगू आसानी से दूसरे पर कदम रखता है और गोल साइबर्ग जीतता है और जियान ऐसा ही करता है और पी अंतिम सेकंड में एक चार्ज में विस्फोट हो जाता है और शेष ग्लास फट जाता है, जिससे विजेता घायल हो जाते हैं और साथ ही वू और गी यून को मामूली कट लग जाते हैं, लेकिन साइब्याक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच ओवरसीयर एक स्टाफ सदस्य से यह देखने के लिए कहता है कि वीआईपी के साथ क्या हो रहा है और वेटर, लेकिन वे उन दोनों को लापता पाते हैं। कर्मचारी भी एक ऑक्सीजन टैंक गायब पाते हैं। यह दर्शाता है कि घुसपैठिया बच गया है। ओवरसीयर खुद एक नाव पर सवार होकर उसकी तलाश में जाता है।
वू साइबियाक गाया जाता है और 456 में से केवल 3 बचे हैं खिलाड़ी जो पहली बार पहुंचे। उन्हें उस कमरे में वापस ले जाया जाता है जहां गियून बेलिटल सेंग वू को उस आदमी को मारने के लिए कहा जाता है। जब वे सब इसे संग वू के माध्यम से बना सकते थे, बदले में उसे आभारी होने के लिए कहते हैं कि वो उसके लिए गंदा काम करने के लिए वहां था। एक बेवकूफ जो नहीं जानता कि सिबियाक वास्तविक जीवन कैसे काम करता है। दूसरी तरफ बिस्तर पर रहता है क्योंकि दोनों लड़ते हैं। कर्मचारी कमरे में आते हैं और उन्हें 5 राउंड के माध्यम से बधाई देने के लिए बधाई देते हैं और अंत में 6ठे स्थान पर पहुंचकर वे खिलाड़ियों को एक एक बॉक्स देते हैं और उन्हें किसी विशेष स्थान पर आमंत्रित करते हैं। सबीक शौचालय में जाता है और अपने कपड़े उतारकर अपने पेट से निकला कांच का एक टुकड़ा प्रकट करता है। वो दर्द से उसे बाहर निकालती है और उसके साथ घाव को पट्टी करती है। शर्ट के कर्मचारियों द्वारा दिए गए बॉक्स में फैंसी कपड़े होते हैं जिसके अंदर खिलाड़ियों को पहनना होता है। फिर उन्हें एक त्रिकोणीय खाने की मेज पर लाया जाता है और एक भव्य दावत दी जाती है। लोग इसे पूरी तरह से खा लेते हैं, लेकिन उसकी चोट के कारण साइबियोक मुश्किल से भोजन को छूता है। वे कर रहे हैं कर्मचारी अपने बर्तन ले जाते हैं लेकिन उन्हें चाकू से छोड़ देते हैं। इस बीच जून हो ओवसियर से भाग रहा है और द्वीप के दूसरी तरफ समाप्त हो जाता है। उसके फोन को आखिरकार रिसेप्शन मिलता है और वो अपने वरिष्ठ को वो तस्वीरें भेजता है जो उसने ली थी सुविधा, लेकिन इससे पहले कि वो कर्मचारियों को भाग सके और ओवसियर उसे पकड़ सके, अब वो कर्मचारियों और चट्टान के बीच में है और स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छंद उसे अपनी बंदूक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जून मेजबान रहता है। ओवसियर पीछे नहीं हटता है या तो वो पुलिसकर्मी की ओर बढ़ता है, जिससे जून हो उसे उसके कंधे में गोली मार देता है। उस समय ओवसियर अंत में अपना मुखौटा उतारता है, उसके चेहरे को देखता है। हो फ्रीज इन शॉक। ओवसियर जुनेहो का भाई है। इन्हो मैन जुनहो इस समय के लिए देख रहा है। इन्हो अपने छोटे भाई पर अपनी बंदूक इंगित करता है और अनिच्छा से उसे गोली मारता है। जूनहो समुद्र में गिर जाता है और सुविधा में वापस मर जाता है। तीनों वापस आ जाते हैं कमरा और प्रत्येक अपने अपने कोने में एक दूसरे से जितना संभव हो उतना दूर रहता है। जियून सिबियाक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। साइबियाक पहले उस पर अपना चाकू थमाता है, लेकिन जब वो कहता है कि वो उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं है तो उसे हटा देता है। गीन उसे अगले दौर में उसके साथ काम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अब संग वू पर भरोसा नहीं है। सिबियाक अभी भी दर्द में है। उससे पूछता है कि अगर वो पैसे जीतता है तो वो क्या करेगा। जियोन कहता है कि वो अपने कर्ज का भुगतान करेगा। हाय की माँ और अपनी बेटी के लिए एक अच्छे पिता होने के नाते साइबियाक उसे अपने भाई के बारे में बताता है। दोनों एक दूसरे के परिवारों की देखभाल करने का वादा करते हैं अगर वे पैसे जीतते हैं तो। जियून अपने बिस्तर पर सोंगवू को देखता है। वो अपने साथ उसके पास जाता है चाकू, लेकिन साइबियोक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उन्हें उसके स्तर तक कम नहीं किया जाना चाहिए। तभी जियून ने साइबा की चोट को नोटिस किया कि वो अपनी शर्ट के माध्यम से बहुत खून बह रहा है। जी यून बाहर निकलता है और कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो अंदर आ जाए और उसे बचाए क्योंकि वो पीटता है। दरवाजे पर कुछ कर्मचारी आते हैं, लेकिन उनके पास उनके साथ एक ताबूत है। जी यून सिबियाक को देखता है। केवल सेंग वू को उसके ऊपर खड़ा पाया जाता है। उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी थी, जबकि जियून उसे बचाने के लिए कर्मचारियों से भीख मांग रहा था। जी यून नियंत्रण खो देता है और इबयाक के लंगड़े शरीर को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करता है। वो गुस्से में आकर वू पर हमला करता है, लेकिन गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है। अंत में वे सिबियोक्स बॉडी को दूर ले जाते हैं और इसे भट्टी में जला देते हैं। खेल के 2 अंतिम प्रतियोगी हैं एंडी सेंग वू। इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।